विद्यार्थियों, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उद्भव एवं विकास इस शीर्षक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय की जो शुरुआत है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की शुरुआत जानने से पहले हम कुछ मूलभूत बातों को फिर से जान लें। जैसे लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों को पूरा करने से है। सरकार जनता और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी नीति बनाती है और उन नीतियों को लागू करने के लिए जो भी कार्य करती है, उन सभी कार्यों को हम सम्मिलित रूप में लोक प्रशासन कहते हैं। इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि सरकार जनता की विविध आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सड़क का निर्माण है, पुल का निर्माण है, अस्पताल है और परमाणु घर इत्यादि का निर्माण करना, बिजली का प्रबंध करना, ये जो जितने भी प्रकार के कार्य हैं, इन सभी कार्यों को करना ही लोक प्रशासन है। अब जरा ये देखिए कि लोक प्रशासन जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है वह है लोक और दूसरा है प्रशासन। लोक से तात्पर्य यहाँ सरकार, यानी सरकार के कार्य, सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य, और प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य, मतलब जो भी कार्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रशासन जो सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाए वह लोक प्रशासन है, और जो निजी हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे हम निजी प्रशासन कहते हैं। लेकिन प्रशासन शब्द का अपने आप में जो अर्थ निकलता है वह यह है कि प्रदत्त लक्ष्यों को कुशलता और मितव्ययता पूर्वक पूरा करना। प्रशासन के संदर्भ में एक और बात कही जा सकती है कि प्रशासन एक सांगठनिक क्रिया है। सांगठनिक से तात्पर्य व्यवस्थित और सामूहिक क्रिया से। अब आप देखें, मैंने एक बात कही अभी आपको कि प्रशासन एक सांगठनिक क्रिया है। तो अगर यह सांगठनिक क्रिया है तो इसको आप देखिए, प्रशासन बिना संगठन के नहीं हो सकता। प्रशासन और संगठन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संगठन यदि शरीर है तो प्रशासन उसकी इच्छा शक्ति, बुद्धि, विवेक और आत्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमें अपने इच्छाओं को, अपने विचारों को और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे शरीर की आवश्यकता होती है, उसी तरह प्रशासनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन के बिना प्रशासनिक कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो इसको दूसरे अर्थों में ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई किसी जटिल कार्य को पूरा करना होता है तो हमें संगठित प्रयास की, संगठित मानवीय सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। संगठन क्या है भाई? संगठन में चार बातें होती हैं। एक तो होता है एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य, जिसे हम कह सकते हैं संगठन का सामूहिक लक्ष्य। दूसरा, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर ये कार्य करते हैं, यानी कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। किसी संगठन में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तीसरा, कार्यों का विभाजन होता है, और कार्यों के विभाजन और तदनुरूप जो सत्ता उन्हें आवंटित की जाती है उसके फलस्वरूप एक ढांचे का निर्माण होता है, और जिसे सामान्य भाषा में पद सोपान कहते हैं। तो ये तीन बातें हुई। एक सामूहिक लक्ष्य हो गया, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए, और तीसरा जो तत्व है संगठन का वह है कि इसमें एक ढांचा होता है, इसकी एक संरचना होती है, और चौथा, कार्य करने की एक सुनिश्चित प्रणाली भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो देखिए, संगठन के अभाव में प्रशासनिक क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन एक सांगठनिक क्रिया है। लक्ष्य चाहे निजी हो चाहे सरकारी, संगठन और प्रशासन तो हमेशा ही होंगे। बिना संगठन और प्रशासन के किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी, उसको प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि प्रशासन जो है वो एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब जब भी कोई जटिल लक्ष्य स्थापित किए जाएंगे तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें एक बहुत सारे व्यक्तियों यानी सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है, और उस सामूहिक प्रयास को जब व्यवस्थित कर दिया जाता है
तो उसको हम संगठन का नाम देते हैं। तो ये बात स्पष्ट हुई कि प्रशासन जो है एक सांगठनिक क्रिया है। अगर हम वापस से सारी बातों को दोहराएं तो इसका मतलब यह हुआ कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों को पूरा करने से है। दूसरी बात, प्रशासन जो है उसका संगठन के साथ एक गहरा नाता है। बिना संगठन के प्रशासन नहीं हो सकता। प्रशासन मूलतः एक सांगठनिक क्रिया है और इस दृष्टि से यह एक सार्वभौमिक क्रिया है, क्योंकि जहाँ भी हम संगठन का निर्माण करेंगे उसके अंतर्गत जो भी क्रिया की जाएगी उसको हम प्रशासन की संज्ञा देते हैं। तो इन्हीं बातों को अगर आप देखें इस शीर्षक के अंतर्गत कि भाई हम इसको सार्वभौमिक क्रिया क्यों कहते हैं, तो मैंने आपको ये बात स्पष्ट कर दी कि प्रशासनिक जो क्रियाएं होती हैं वह संगठन के बिना संभव नहीं है। अब मान लीजिए मिस्र के पिरामिड बने हों, ताजमहल बना था या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उस वक्त भी प्रशासन रहा होगा, क्योंकि बिना सामूहिक क्रियाओं के व्यवस्थित संगठन के ऐसे बड़े बड़े निर्माण नहीं किया जा सके होंगे। तो इस दृष्टि से अगर हम प्रशासन को देखें एक क्रिया के रूप में, तो ये तो उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मानवीय सभ्यता। और इस प्रशासन को कैसे बेहतर तरीके से किया जाए इसके संदर्भ में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ विचार या उपाय बताए गए होंगे। तो आप देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मैकियावेली के प्रिंस में, द प्रिंस जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, और जो जर्मन फेडरलिस्ट पेपर्स थे उसमें भी सरकार के निजी कार्यों को कैसे, सरकार के किसी कार्य को कैसे बेहतर तरीके से किया जाए इसके बारे में उपाय बताए गए थे। तो अगर हम सारी बातों को संक्षेप में रखना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई जटिल कार्य आता है हमारे समक्ष तो वहाँ प्रशासनिक प्रयास की आवश्यकता होती है, वहीं प्रशासन का जन्म हो जाता है। और प्रशासन का मतलब यह हुआ कि जटिल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करें ताकि कम समय और लागत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि कोई लक्ष्य सरल है या जटिल, यदि कोई एक ही व्यक्ति उसको अपने प्रयास से पूरा कर लेता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों को हम प्रशासन नहीं कहते। तो प्रशासन कब होता है? जब वह एक सांगठनिक और सामूहिक क्रिया हो। अब ये ध्यान रखने की बात है कि प्रशासन तो एक सार्वभौमिक घटना है, लेकिन यह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो इसके दो प्रकार हैं, उन दो प्रकार कब पैदा होते हैं? तो जब प्रशासन सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है तो वह लोक प्रशासन बन जाता है, और जब वह निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वह निजी प्रशासन बन जाता है। तो प्रशासन कोई नई बात नहीं है, ये सभ्यता के विकास के सभी कालों में प्रशासन हमको देखने को मिलता है। इसलिए प्रशासन क्या है? एक सांगठनिक और सार्वभौमिक क्रिया है। अब इस सामान्य विचार को स्थापित करने के बाद कि भाई लोक प्रशासन क्या है, एक विषय के रूप में हम इसके विकास की बात करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि प्रशासन जो है मानवीय सभ्यता के विकास से जुड़ा है। बिना प्रशासन के मानवीय सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होगा, इसलिए प्रशासन मानवीय सभ्यता के विकास का पहिया माना जा सकता है। लेकिन आधुनिक काल में एक व्यवस्थित विषय या ज्ञान के रूप में इसका उद्भव वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। यह लेख 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वुड्रो विल्सन उस लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करते हैं। उनसे पूर्व लोक प्रशासन जैसे कोई विषय का अध्यापन नहीं किया जाता था। प्रशासन को राजनीति का ही एक अंग माना जाता था और प्रशासनिक क्रियाएं मूलतः राजनीतिक क्रियाएं ही मानी जाती थी। तो इसमें हर्ज क्या था? प्रश्न ये उठता है कि प्रशासनिक क्रियाएं अगर राजनीति का एक हिस्सा है, जैसा कि आज भी हम प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को हम
राजनीति से ही जोड़कर देखते हैं तो इसमें हर्ज क्या था। अगर हम राजनीति को ही इसका अंग मान लें तो इस संदर्भ में विल्सन ने ये बात स्पष्ट की कि वुडरो विल्सन ने पाया कि राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, सामान्यतः सरकार की नीतियों पर, उसके संविधान पर और उसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करके रह जाते हैं कि यह नीति, कौन सी नीति श्रेष्ठ होगी हमारे लिए ताकि हमें जन समर्थन प्राप्त होता रहे, हम सत्ता में बने रहें। तो अधिकांश वक्त राजनीतिज्ञों का इसमें गुजर जाता है कि वे सब नए संविधान की बात करते हैं या पुराने संविधान में संशोधन करते हैं या लोक नीतियों पर चर्चा करते हैं कि लोक नीति में किस मूल्य को स्थापित किया जाए, कौन सा मूल्य सही होगा, तो उनकी नीति क्या रहेगी, इस पे वो चर्चा करते रहते हैं। लेकिन नीतियों को प्रभावी तरीके से कैसे लागू किया जाए इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। और आप ये जानते हैं कि अगर कोई कितना ही अच्छा फैसला क्यों न हो, कोई भी फैसला तभी हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएगा जब उस फैसले को सही तरीके से लागू किया जाए। इसीलिए केवल नीति बना देने से या संविधान बना देने से हम अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। तो समस्या का समाधान हो ही नहीं पाता था। राजनीतिज्ञ क्या करते थे, वो सदैव नीति निर्माण में ही लगे रहते थे। और इसलिए विल्सन ने इस समस्या के निदान के लिए ये बात कही कि सरकारें इसलिए विफल हो जाती हैं क्योंकि वो प्रशासन पर ध्यान नहीं देती। और प्रशासन पर ध्यान देने के लिए हमें प्रशासन के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम किसी नीति को क्रियान्वित करने के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सके। इसीलिए उन्होंने एक बात कही थी, संविधान बनाना तो बहुत सरल है लेकिन इसको चलाना बहुत ही कठिन। तो विल्सन ने तर्क दिया कि देखिए, किसी भी हम समस्या का जब निर्धारण करते हैं तो उस समस्या का निर्धारण करने के लिए हम कानून और नियम बनाते हैं, लेकिन कानून और नियम बना लेने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कानून को कैसे बेहतर तरीके से लागू करें, इसके विज्ञान के विकास पर हमको ध्यान देना होगा। और इसके लिए हमें कार्य के विज्ञान का विकास करना पड़ेगा। और इसी को उन्होंने लोक प्रशासन कहा, यानी कार्य के विज्ञान का विकास यानी प्रशासन का विज्ञान, प्रशासन के विज्ञान का विकास। और चूँकि इसका संबंध सरकार के कार्यों से होगा, सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने से होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह लोक प्रशासन विषय का विकास हुआ। तो विल्सन लोक प्रशासन विषय के जन्मदाता माने जाते हैं और उन्होंने लोक प्रशासन और राजनीति को अलग करने का प्रयास किया, पृथक्करण का प्रयास किया। और इसलिए 1887 से लेकर और 1926 तक का जो काल है, लोक प्रशासन के विषय के विकास का द्विभाजन काल कहलाता है। अब देखिए, यह जो द्विभाजन काल है, इसमें कई विचारकों ने विल्सन के इस द्विभागीकरण की नीति का समर्थन किया। लेकिन सर्वप्रथम हम विल्सन के द्विभागीकरण यानी राजनीति और प्रशासन दो पृथक विषय हैं, इसके द्विभागीकरण करने के जो तर्क उन्होंने दिया उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात उन्होंने जो कही वो यह कि प्रशासन की जो विषय वस्तु है वो राजनीति से पूर्णतया भिन्न है। राजनीति का जो संबंध है वो लोकतंत्र में लोक इच्छा अनुसार लोक नीति का निर्धारण है, यानी जनता जो चाहती है, जनता की जो आवश्यकताएं हैं या जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखकर और जनता की जो मांग है उसको ध्यान में रखकर लोक नीति का निर्माण करना यह राजनीति का काम है। जबकि प्रशासन का संबंध उन नीतियों को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए उस पर उसका ध्यान होना चाहिए। प्रशासन का संबंध जनता की इच्छाओं को समझने और उसको नीति बनाने से नहीं है, यह कार्य राजनीतिज्ञों का है। और प्रशासन का संबंध जो नीतियाँ बन चुकी हैं या बना ली गई हैं उसको कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, तो प्रशासन का संबंध है लोक नीतियों के क्रियान्वयन से है। एक अच्छे प्रशासक को लागू करने के विज्ञान के विकास पर बल देना चाहिए और इसके लिए उसको अलग अलग देशों में
किसी नीति को, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी प्रशासनिक संरचनाएं और तौर तरीके और प्रणालियों का विकास किया गया है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके हमको एक श्रेष्ठ तरीके का विकास करना चाहिए। विल्सन विशेषकर फ्रांस और जर्मनी के प्रशासनिक प्रणालियों से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने लोक प्रशासकों को तुलनात्मक अध्ययन के महत्व पर बल दिया कि आप दूसरे देशों में कैसे किसी कार्य को किया जाता है उसका अध्ययन करें और श्रेष्ठ तरीके का विकास कर और लोक नीति को क्रियान्वित करने में उसका उपयोग करें। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि लोक प्रशासकों को कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे चाकू तेज करने के लिए हमें फल अथवा कसाई के पास जाना चाहिए और उनसे चाकू तेज करने की तकनीक का विज्ञान विकसित करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे चाकू तेज करते हैं। इसमें हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, चाकू तेज करने की कला सीखने के लिए हम कसाई के पास क्यों जाएं, वो तो हत्या का काम करता है, हिंसा का काम करता है। तो यहाँ पर हमें यह नहीं देखना है कि किसका काम शुभ है और किसका काम अशुभ है। हमें तो यह देखना है कि वह काम सर्वश्रेष्ठ तरीके से कैसे किया जाता है। तो काम करने के विज्ञान का हमें विकास करना है, इसमें हमें मूल्य संबंधी बातों की चर्चा नहीं करनी है। देखिए, विल्सन ने जो बातें कही उसमें जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है वो ये है कि विल्सन ने राजनीति और प्रशासन को दो पृथक पृथक विषय वस्तु माना। प्रशासन का संबंध लोक नीतियों को क्रियान्वयन करने से है और क्या कहते हैं, राजनीति का संबंध लोक नीति को निर्माण करने से। इसलिए दोनों के विषय वस्तु अलग अलग है और चूँकि एक प्रशासनिक विज्ञान का विकास नहीं होगा तो सरकार की सफलता भी संदिग्ध हो जाएगी, सरकार भी सफल नहीं होगी। इसलिए हमको प्रशासनिक विज्ञान के विकास पर बल देना चाहिए और यह कह के उन्हें प्रशासन को राजनीति से एक पृथक विषय वस्तु के रूप में, पृथक विषय वस्तु के रूप में स्थापित किया। अब उनके इस विचार को फ्रैंक जे गुडनो ने समर्थन दिया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 1914 में, उन्होंने पुस्तक का नाम रखा था राजनीति और प्रशासन। इसमें उन्होंने विल्सन के राजनीति और प्रशासन विभागीकरण के जो तर्क थे उसका समर्थन किया और उन्होंने यह बात और स्पष्ट रूप से कही कि राजनीति का संबंध लोक नीति का निर्माण है जबकि प्रशासन एक तकनीकी क्रिया है। इसका उद्देश्य कानूनों को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए उससे यह संबंधित है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एक बात यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा कि विल्सन ने जब अपनी बात कही थी कि लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है, तो उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस। इसका मतलब लोक प्रशासन का जो विषय है या जो क्षेत्र है वो राजनीति से भिन्न, पूर्णतया भिन्न है। राजनीति के दांव पेच और जल्दीबाजी से यह मुक्त है। इसका उद्देश्य तो जो भी लक्ष्य दिया गया है उसको कैसे कुशलतापूर्वक और मितव्ययतापूर्वक प्राप्त करें, इसका सारा ध्यान इस पर केंद्रित होता है। और इस प्रकार से जो विल्सन है वो प्रशासन को सरकार की कार्यपालिका शाखा के कार्यों तक ही सीमित मानते हैं। तो स्पष्टतः विल्सन ने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को राजनीति से पृथक माना, लोक प्रशासन को एक तकनीकी क्रिया के रूप में देखा, एक वैज्ञानिक क्रिया के रूप में देखा और ये एक पृथकत्व जो है वो इस आधार पर रखा उन्होंने कि राजनीति का संबंध मूल्य निर्धारण से है और प्रशासन जो है वो तथ्यों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वह काम को कैसे किया जाए, क्या तकनीक विकसित किया जाए ताकि हमारा लक्ष्य कुशलता मितव्ययतापूर्वक प्राप्त हो, इससे हमारा संबंध है प्रशासन का। तो उन्होंने दोनों में एक जिसको कहते हैं दीवार सी खड़ी कर दी, लेकिन बाद में उनके विचारों में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। विशेषकर 1892 में उन्होंने
अपनी एक अन्य लेख में ये बात कहा कि प्रशासन जो है वो राजनीतिक शून्य में कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रशासन के जो लक्ष्य होते हैं वास्तव में वो राजनीतिक लक्ष्य ही होते हैं। प्रशासन जिन उद्देश्यों को पूरा करता है अंतोतगत्वा आप ध्यान दें कि वह किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी प्रशासनिक लक्ष्य मूलतः राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। तो अगर प्रशासनिक लक्ष्य राजनीतिक लक्ष्य हैं और जैसा हमने पहले देखा कि राजनीति का संबंध मूल्यों के निर्धारण से है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोक प्रशासन मूल्य विहीन नहीं हो सकता, उसके कार्यों में कहीं न कहीं राजनीतिक मूल्य शामिल होंगे ही, अवश्य रूप से शामिल होंगी। लोक प्रशासन मूल्य मुक्त नहीं हो सकता। और अगर ये बात उन्होंने कही तो इसका विस्तार यह है कि प्रशासन पूर्ण रूप से एक विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा लक्ष्य ही किन्हीं विशेष मूल्यों की प्राप्ति है तो उसमें उसको प्राप्त करने के लिए भले ही हम कितने भी तकनीक का प्रयोग करें, लेकिन कहीं न कहीं मूल्यों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। हमारे कार्यों में वो मूल्य आवश्यक रूप से परिलक्षित होंगे। तो अब हम अन्य जो विचारक हैं, विशेषकर W.F. विलोपी और L.D. वाइट, इन्होंने इस काल में खासकर 1887 से लेकर और 1926 का यह जो द्विभाजन काल है, जिसको लोक प्रशासन विकास का प्रथम चरण मानते हैं, इसमें उन्होंने क्या बातें कही, उनका क्या योगदान है, अगले शीर्षक में या अगले वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे। आज इतना ही।